हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चालकत्व या चालकता। देखिए, ये विद्युत रसायन चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन है और इसमें आप लोग विद्युत रसायन चैप्टर में से जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना यदि आप रिवीजन कर लेंगे तो विद्युत रसायन चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहले क्या पूछ रहा है, चालकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो चालकत्व आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यस बराबर या सी बराबर, बहुत लोग लिखते हैं। तो यस बराबर चालकत्व, तो यस बराबर होता है 1/r। तो आपसे पूछ लिया जाएगा चालकत्व तो बताइए, तो बोलेंगे चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। देखिए, एक दूसरे के उल्टा है ना, ये बटे में है, ये ऊपर है, तो ये आपका चालकत्व है, ये प्रतिरोध है। तो जो प्रतिरोध है बोला जाएगा, जो चालकत्व होता है क्या होता है, तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों महो। ठीक है, या तो इसका साइमन, क्या साइमन, तीनों में से कोई भी मात्रक कह सकता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए यस क्या है, तो यस है आपका चालकत्व। क्या है, चालकत्व। और आर क्या है, प्रतिरोध। क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध। याद रखिएगा, पेपर में आ जाए चालकत्व किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं चालकत्व, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ लिखा गया है, व्युत्क्रम होना चाहिए। ठीक है, व्युत्क्रम, इसको हटा दीजिए, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती जो लिखा है प्यारे बच्चों गलती से लिख दिया गया है, व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए व्युत्क्रम। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है? यदि आप लोगों को इतना हमारी बात क्लियर हो गई है तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये वीडियो देख लेंगे, आपका विद्युत रसायन चैप्टर जो सदियों से सपना था कि विद्युत रसायन चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो एकदम 1 शॉर्ट रिवीजन में प्यारा सा लेक्चर हो और हमें समझ में आ जाए, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, आपका प्यारा सा लेक्चर आ चुका है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो कभी कभी पेपर में चालकता पूछ लेता है, विशिष्ट चालकता। तो चालकता आप इसके पहले वाला परिभाषा दे सकते हैं, विशिष्ट चालकता यहां से दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा बराबर 1/रो। रो को हम लोग कहते क्या है, देखिए कप्पा जो होता है, कप्पा हमारा होता है, सॉरी कप्पा, कप्पा को थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए सुंदर सा। ठीक है, कप्पा होता है विशिष्ट चालकता, और आपका रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए विशिष्ट चालकता क्या है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता आप देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा है, तो इसलिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और कौन सा, विशिष्ट चालकता यहाँ लिख दीजिएगा, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछ ले विशिष्ट चालकता बताइए, तो बोलेंगे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, मात्रक ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रो का फार्मूला होता है RA/L। रो, आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग सेमी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सेमी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेम ओम सेमी। अब बताइए रो का मात्रक ओम सेमी होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। या तो हम इसको बोल सकते हैं महो सेमी इनवर्स, या बोल सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, या क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं साइमन सेमी इनवर्स। ठीक है, साइमन सेमी इनवर्स, ये सब मात्रक हैं किसके, विशिष्ट चालकता के। याद रखिएगा,
विशिष्ट चालकता के मात्रक पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप फिर बनाने में आपको आसान रहे। आप लोग हमारे साथ साथ लिखते रहें, याद करते रहें, ठीक है। और इस नोट को प्रैक्टिस करते हैं। नोट से जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग को लिए, ठीक है। इस टाइप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है याद करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्यारे बच्चों। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एक इसमें पेज शायद डिलीट हो गया है, वो था विशिष्ट प्रतिरोध का था, ठीक है। वो पेज डिलीट हो गया बच्चों, इसलिए हमें थोड़ा सा अपने से टाइप करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला होता है रो रा बाई यल, याद रखिएगा, रो रा बाई यल विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर आर होगा जब ए और यल का मान कितना हो जाएगा, एकांक। क्या हो जाएगा, एकांक हो जाएगा। तो बोला जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि क्षेत्रफल तथा लंबाई एकांक हो, जबकि क्षेत्रफल तथा लंबाई एकांक हो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा बोल देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि क्षेत्रफल तथा लंबाई का मान एकांक हो। तो आप बोल सकते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा लंबाई का मान एकांक हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक पूछा जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए हो जाएगा ओम सेमी इनवर्स। आप इसमें ओम प्रतिरोध का मात्रक, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, लंबाई सेमी कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ सेमी बचेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका मात्रक, फार्मूला और परिभाषा, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले पेज पर सेल स्थिरांक आपसे पूछ लिया जाएगा, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले सेल स्थिरांक तो जी स्टार बराबर इसे बोल सकते हैं यल अपान ए, ठीक है। देखिए ए सेल है, मान लीजिए सेल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसके अंदर इस तरह से क्या भरे होते हैं, वैद्युत रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है। अब याद रखें इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोडों की जो बीच की दूरी होती है उसे यल कहते हैं, इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसे ए कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखिए पहले यल है ना, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है। जिस लेक्चर का आपका इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है और आपको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, एकदम आसान तरीके से छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे वीडियो को बस देखते रहें और लिखते रहें और साथ में याद भी करते रहें, ठीक है। आगे चलिए, इसका मात्रक पूछा जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक प्यारे बच्चों देखिए ये लंबाई है सेमी, क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर। तो भाई सेमी बटे में सेमी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सेमी बचेगा, बटे में इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक सेमी इनवर्स होता है, ठीक है क्या होता है, सेमी इनवर्स होता है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहे हैं कि आपको यदि लेक्चर रोक के लिखना होगा तो आप रोक के मतलब रोक कर उसके बाद आप नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए फिर बाद में नोट्स बनाइए, लेकिन बाद में आप ऐसा करेंगे तो आपके पास समय है नहीं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा मोलर चालकता किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, मोलर चालकता।
तो मोलर चालकता के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। लैम्डा यम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे में यम, यह है मोलर चालकता का फार्मूला। लैम्डा यम क्या है? लैम्डा यम है मोलर चालकता। क्या है? मोलर चालकता। यम क्या है? मोलरता। यम क्या है? मोलरता। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, कहीं कहीं चालकता ही सिर्फ बोल सकते हैं, कहीं कहीं देखेंगे आप क्वेश्चन हल करेंगे ना, कहीं कहीं देखेंगे केवल चालकता ही बोल देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या है? किसी विलयन के, क्या बोलेंगे? किसी विलयन के, ध्यान दीजिए, किसी विलयन के कितना लीटर? 1 लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्ट की, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, यहाँ विद्युत अपघट्ट होना चाहिए, अपघटन यहाँ लिखा है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट 1 मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, आपसे परिभाषा पूछ लिया जाएगा तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। फार्मूला जहां करके मैं लिख दिया, इसका मात्रक याद रखना जरूरी है। मात्रक यार बच्चों, कप्पा का मात्रक साइमन सेमी इनवर्स था। मोल मोलरता है, मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल बटे में आयतन होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सेमी क्यूब हो जाएगा। तो ये सेमी क्यूब कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? साइमन सेमी इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब, ये मोल ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स, ये तो पलट के गया है ना। अब बताइएगा साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका मात्रक साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये है मोलर चालकता का मात्रक। परिभाषा, इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों इसका भी, फिर हमारे साथ साथ बनाते रहें। पहले ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तुल्यांकी चालकता। आप लोग मोलर चालकता की परिभाषा पढ़े हैं तो समझ लीजिए आप मोलर तुल्यांकी चालकता भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे में नॉर्मलता हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए परिभाषा क्या होगा। परिभाषा देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है, लिखना चाहिए विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट क्या लिखना चाहिए? अपघट्ट, अपघट्ट। ठीक है, परिभाषा बताइए क्या देंगे आप लोग? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, जहां आप मोल बोल रहे थे भाई, मोलरता के फार्मूला में मोल होता है, नॉर्मलता के फार्मूला में ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर मतलब फार्मूला होता है नॉर्मलता का। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। जैसे वहां मोल बोल रहे थे, यहाँ ग्राम तुल्यांक बोल रहे थे, परिभाषा एकदम हुबहू वही है, थोड़ा सा बस अंतर है। समझ जाएंगे तो आप दोनों परिभाषा याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा इक्यू होता है इसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, और कप्पा तो जान ही रहे हैं आप लोग, विशिष्ट चालकता। कप्पा क्या होगा? विशिष्ट, विशिष्ट चालकता। ठीक है, और यन क्या है? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता है प्यारे बच्चों। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए कप्पा का मात्रक क्या होता है बताइए? कप्पा का होता है साइमन सेमी इनवर्स। अब बताइए नॉर्मलता का मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति सेमी क्यूब, यही ऊपर चला जाएगा। तो उसमें जो परिभाषा, उसके मात्रक में जहां मोल था, इसके मात्रक में वहां ग्राम तुल्यांक हो जाएगा। मतलब साइमन
सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ई क्यू इनवर्स, ठीक है, ग्राम तुल्यांक आप लिख सकते हैं ई क्यू को, ठीक है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट में है कोलराउस के नियम। अगले पॉइंट में क्या है प्यारे बच्चों, कोलराउस का नियम। याद रखिए कोलराउस का नियम क्या है, ठीक। कोलराउस के नियम को ध्यान दीजिए। आपसे कोई पूछ ले कोलराउस का नियम बताइए, तो कोलराउस के नियम फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट यम बराबर लैम्डा इनफाइनाइट यम धन आयन फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट यम ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन। परिभाषा क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनफाइनाइट अनंत अनुता, तो बोलेंगे किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है, उसके धनायन तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब आगे कोलराउस के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। मतलब ये जो नियम यूज किया जाता है, ये किस लिए नियम यूज किया जाता है, ये जो नियम है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग हम लोग क्या किस लिए करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ ज्ञात करने में, ठीक है। दूसरा का विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। देखिए विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर लैम्डा सीएम बटे में लैम्डा इनफाइनाइट यम, ठीक है। लैम्डा सीएम क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर, याद कर लीजिए लैम्डा सीएम क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये है अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक। अब आगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यहाँ अपघट्य रहना चाहिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, मतलब के बराबर वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या होगा, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, वियोजन स्थिरांक, सी है सांद्रता। क्या आप लोगों को कोलराउस का नियम समझ में आया, पेपर में आएगा कोलराउस के नियम लिखिए तथा उसके अनुप्रयोग, तो ऐसे कोलराउस के नियम लिखने में उनके अनुप्रयोग ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन दो नियम है। पहला होता है W प्रोपोर्शनल Q। W क्या है, मान लीजिए सेल है, ठीक है, इस सेल में इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसके अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें किसी सेल द्वारा इस तरह से धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, इनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित होता है, इनके जो इस तरह से इलेक्ट्रोड जो दिख रहे हैं, इनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित होता है, फैराडे का प्रथम नियम ये बताता है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसकी जो मात्रा होती है वह आवेश पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, आवेश पर। मतलब देखिए फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन मतलब जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन।
तो यही इसमें किया जा रहा है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। देखिए, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल कटता है तो कांस्टेंट आता है बराबर जेड क्यू, ठीक है, या डब्ल्यू बराबर जेड आई टी लिख सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि आई क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, या आई बराबर क्यू अपान टी, इसी से लाया गया इसे। अगला पॉइंट, फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहना है। फैराडे के द्वितीय नियम में ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक सेल है, इसके वैद्युत अपघट्य हैं, इसमें इस तरह से प्लस और माइनस इस तरह से लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस इस तरह से है, पहला सेल है। फिर ये है दूसरा सेल, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रोड है, प्लस प्लस माइनस, इस तरह से प्लस माइनस इलेक्ट्रोड है, इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। दोनों अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं दोनों सेल में। अब क्या काम करेंगे, हम इन अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित कराएंगे। इस सेल में अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इस सेल में अलग है। मान लीजिए इसमें क्या है, CuSO4 है, तो इसमें क्या होगा, ZnSO4 है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों सेल में वैद्युत अपघट्य अलग अलग हैं, और इसमें फैराडे के द्वितीय नियम में बताया गया कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य में यदि समान धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित होता है वह किस पे निर्भर करता है, वो किसके समानुपाती होता है, एकत्रित होता है पदार्थ, मतलब कि एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब E1 आप लिख सकते हैं पहले के लिए Z1 बटे में Z2 बराबर E1 बटे में E2, या आप बोल सकते हैं Z1 बटे में Z2, ठीक है। यही है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या कहना है फैराडे के द्वितीय नियम में, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन में या भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में अपघट्य मतलब इसके अंदर जो पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर जो पदार्थ घोले गए हैं, इसके अंदर CuSO4 है, इसके अंदर ZnSO4 है, वही अलग अलग है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। देखिए, तुल्यांकी भार E है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, Z है, इसके समानुपाती है, ठीक है। यही है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, आप लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल E लिखिए या W प्रोपोर्शनल Z लिखिए, यही तो बात यहाँ बताया गया। W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, E है रासायनिक तुल्यांकी भार और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इनमें से किसी एक को लेकर बात परिभाषा में लिख सकते हैं, या करके दोनों लिख सकते हैं या किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट पे क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं, ये क्या चीज है, ये हम लोग समझते हैं भाई ये क्या चीज है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसको समझिए। मान लीजिए ये क्या है, इस तरह से सेल है, इसके अंदर क्या भरा है, मान लीजिए वैद्युत अपघट्य है, किसका है, CuSO4 का। इस वैद्युत अपघट्य में हम उस छड़ को डुबोएंगे जो छड़ Cu का होना चाहिए। मतलब हम जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है, हम उसी धातु के लौड़ विलयन में उस छड़ को डुबो देते हैं। हमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसी के छड़ को उसी धातु के लौड़ विलयन में डुबो देते हैं। तो हमारा जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। Cu का छड़ होना चाहिए,
CuSO4 का विलयन है तो Cu का क्षण होना चाहिए। ZnSO4 का विलयन होता तो Zn का क्षण उसमें डुबोते। क्या है इलेक्ट्रोड विभव? जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लौह विलयन में डुबोते हैं, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लौह विलयन में डुबोते हैं तो धातु के क्षण तथा विलयन के मध्य, धातु के क्षण तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु के क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बैरचो? जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? अब आगे देखिए, पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे विलयन की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, उसके अंदर कौन सा विद्युत अपघट्ट मिला है, उसकी सांद्रता कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। ताप की स्थितियों पर डिपेंड करता है, धातु की प्रकृति पर, आप कौन से क्षण को डुबो रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, परिभाषा दे दीजिएगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक ये 4 याद कीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारक से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, चलिए अच्छी बात है, ये भी क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा थंबनेल बैकग्राउंड चेंज हो गया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लीजिए एक कोई सेल है, इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्ट है, ये क्षण डुबोया गया है। भाई कोई भी इलेक्ट्रोड बनाना है तो जो धातु होना चाहिए, जैसे क्षण Cu का है तो CuSO4 का विलयन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर है, विशिष्ट है ना भाई, मानक है तो विशिष्ट है, कंडीशन होगा यहाँ पर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और दाब हमारा 1 atm होगा और जो सांद्रता होगा वो सांद्रता 1 मोलर होगा। तो परिभाषा क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब, मतलब 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले, जब किसी धातु के क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो 1 मोलर सांद्रता वाले, देखिए मोलरता कितना है उस विलयन की, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच, धातु का जो क्षण है और ये जो विलयन है इसके बीच में क्या हो जाता है? एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर स्थापित हो जाता है या विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, कंडीशन है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के क्षण विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E0 से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को सिर्फ E से दर्शाते हैं। ठीक है प्यारों, आप भी इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा और इसको भूलिएगा मत। ठीक है भूलने की जरूरत नहीं है, अब इस टाइम भूलने की जरूरत नहीं है, इस टाइम याद करने की जरूरत है। जितना आप ज़्यादा याद कर सकते हैं उतना फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए अगले पॉइंट पे क्या है इसको ध्यान दीजिए। पूछा जाएगा कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा जाए रेडॉक्स विभव क्या है। तो देखिए किसी सेल में होने वाले ऑक्सीकरण अर्ध, किसी सेल में होने वाले ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के कारण, किसी सेल में होने वाले, भाई सेल है विद्युत अपघटन होता है, सेल में विद्युत अपघटनी सेल है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो किसी सेल में होने वाले ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के कारण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के कारण धातु तथा विलयन के मध्य होने वाले साम्य में, धातु तथा विलयन के मध्य होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। होने वाले साम्य में धातु और विलयन के मध्य जो साम्य स्थापित होता है तो होने वाले साम्य में, उस साम्य स्थापित होने पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है या जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स विभव। देख लीजिए
किसी सेल में होने वाले ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के कारण धातु तथा विलयन के मध्य होने वाले साम्य में विभवांतर को, साम्य में जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स विभव। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रेडॉक्स विभव, तो ये 2025 के पेपर में ये पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, पूछा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि उस बार आया तो इस बार नहीं आया, किसी न किसी सेट पेपर में जरूर आएगा रेडॉक्स विभव। परिभाषा याद रखिए रेडॉक्स विभव का, ठीक है, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे चो। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो आपसे सेल का विद्युत वाहक बल पूछेगा तो ई सेल बराबर ईसी ईसी माइनस ई ए, ठीक है। तो क्या है, दो अर्ध सेलों के, भाई दो अर्ध सेल, जैसे एक सेल यहाँ पर हो गया, इसके अंदर एक छड़ है Zn का, और यहाँ पर विद्युत अपघट ZnSO4 का है, ऐसे यहाँ पर एक छड़ दूसरा है, ठीक है, इस तरह से ये है Zn का, अरे Cu का है, किसका छड़ है, Cu का, CuSO4 का विलयन है। अब बताइए दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी एक अर्ध सेल है, ये भी एक अर्ध सेल है, जब इनको जोड़ेंगे तब पूर्ण सेल बनेगा, तभी दोनों अर्ध सेल हैं। तो जो इसका विभव होगा फिर जो इसका विभव होगा, इसी के अंतर को ही हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या है, दो अर्ध सेलों के ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक किसका इलेक्ट्रोड विभव है, कैथोड का, ये इलेक्ट्रोड विभव किसका है, एनोड का, समझ रहे हैं ना। अब देखें, जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, जो कैथोड होता है वहां पर अपचयन अभिक्रिया होता है। यही तो बात बोला है, दो अर्ध सेल के ऑक्सीकरण तथा अपचयन के, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, जो ऑक्सीकरण और अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उन्हीं के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में हमारी बात, यदि हमारी बात समझ में आ गया है तो इस चीज को याद कर लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए और इसको याद करने का बेहतर प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा आप समय दे सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए पढ़ाई पर इस टाइम, ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, निर्निष्ठ समीकरण। आपसे पूछ लिया जाएगा निर्निष्ठ समीकरण क्या है। निर्निष्ठ समीकरण देखिए, ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.059 बटे में n लाग क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण की सांद्रता और रिडक्शन की सांद्रता मतलब अपचयन। ये है आपका निर्निष्ठ समीकरण। आपसे पूछ लिया जाए निर्निष्ठ समीकरण क्या है, तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को निर्निष्ठ समीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध जो दर्शाती है समीकरण, उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्निष्ठ समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निर्निष्ठ समीकरण कहते हैं। निर्निष्ठ समीकरण क्या है, निर्निष्ठ समीकरण ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.59 बटे में n लाग ऑक्सीकरण बटे में अपचयन। देखें इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, और इसको क्या कहेंगे, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और इस ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की सांद्रता, ठीक है। और ये क्या है, अपचयन की सांद्रता, अपचयन की सांद्रता,
ठीक है, याद रखिएगा। निर्दिष्ट समीकरण आपसे पूछा जाएगा, निर्दिष्ट समीकरण सिंपल तरीके से इसको लिख दीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, बस। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस समझिए निर्दिष्ट समीकरण क्या करता है, इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रता के मध्य समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, जो समीकरण दर्शाता है इन समीकरण को ही निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत आसान तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का इतना क्लियर हो गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे आपको कुछ तत्वों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ तत्वों को आपको याद रखना पड़ेगा जो आपको काम देंगे। ठीक है, देखें, ऐसे कुछ तत्व आप याद रखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब पूछेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इसी के सापेक्ष सभी को रखा जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे उनकी क्रियाशीलता कम होती है। अर्थात जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अपने निचले वाले तत्व के विलयन से उसको हटा देते हैं। जैसे लिथियम और पोटेशियम में, लिथियम जब सामने आएगा पोटेशियम के तो पोटेशियम को हटाकर लिथियम जुड़ जाएगा। मतलब पोटेशियम के लवण विलयन से पोटेशियम को हटा देगा कौन, लिथियम, क्योंकि लिथियम ऊपर है और वो क्या है, पोटेशियम नीचे है। इस तरह से इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ गुण उपयोग मैं आप लोगों को समझाता हूं। और जो भी हाइड्रोजन के नीचे हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं तत्व वो अम्ल से क्रिया नहीं, मतलब अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते हैं। ये समझिए। ठीक है, जैसे कुछ इसके गुण मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी और उनके अनुप्रयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे मैं बताऊं उसको याद कर लीजिए, कुछ तत्व जैसे मैं लिखा हूं उसको याद कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता क्या है? श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का अपचयन क्षमता बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसका जो अपचयन क्षमता है, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक, आगे, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व अपने निचले वाले तत्वों को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। यही तो मैं बता। फिर श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। मैं बोला जो हाइड्रोजन से ऊपर, अर्थात जो श्रेणी में ऊपर होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, तो उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को प्यारे बच्चों। तो इतना आप लोगों को, इतनी क्वालिटी, इतने विशेषता, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ विशेषता आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेंगी। कभी कभी रेडॉक्स विभव की विशेषता बोलेगा तो यही विशेषता आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा वैद्युत रसायन चैप्टर है ये इस तरह से इस लेक्चर में समाप्त हो गया है। आपसे कुछ सेल के प्रश्न आते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल, आपका ईंधन सेल, तो इन सभी को मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ फिलहाल। उसका एक छोटा सा वीडियो मैं बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें ऐड हो जाएगा तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा जो आपको पढ़ने में भी बड़ा कष्टदायक होगा। इसलिए मैं छोटा लेक्चर बनाया कि आप लोग देखने के लिए प्रेरित हों, और आप लोग छोटे लेक्चर में यदि आपकी पूरा विद्युत रसायन तैयार हो जाता तो आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन वो जो है वो सेल में से जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बस वही चीज़ आप लोगों को उसमें समझा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है।
तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। यही मौका है कुछ कर दिखाने का, और यही मौका भाई मौका मिला है, पढ़ लीजिए। ये शिक्षा सबके नसीब में नहीं होता है। यदि आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर अपने मतलब अपना पूरा कोशिश कीजिए, अपना अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए खूब मेहनत कीजिए। जितना समय बचा है इसमें खूब ज़बरदस्त अपने आप को मेहनत इस तरह से अपने आप को ढालिए कि इतने 1 महीने 1.5 महीने में जो भी है इतना मेहनत करना सीख जाइए कि आगे किसी भी प्रकार का मेहनत आए, कैसा भी कठिनाई आए, आप उसका सामना अच्छे से कर सकते हैं। यही 1 महीना आपको इस तरह से काबिल बना दीजिए अपने आप को। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, चलते हैं। ओके, बाय।